ये दरमियान में एक्शन और रिड्यूसर लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बिल्डिंग का ऑनर है वो सबसे पहले मिस्त्री से बात करता है कि ये कमरा यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। मिस्त्री जाके मजदूर को समझाता है और फिर मजदूर काम कर डायरेक्ट जाके ऑनर उसको अपडेट नहीं कर रहा, जो बिल्डिंग का ऑनर है वो जाकर समझाता है मिस्त्री को, मिस्त्री उस अपने लिहाज से रिड्यूसर को समझाता है अगर कोई उसके अंदर चीज़ ऐड करनी है, कम करनी है, तो वो सारी चीज़ें ऐड करेगा और फिर वो आगे स्टोर में अपडेट। टेस्टिंग इसमें रिड्यूसर में टेस्टिंग वगैरह नहीं। इस तरह का फीचर हम डेवलपर ही बना रहे हैं ना एप्लीकेशन, तो हम ही नहीं प्रोड्यूस करा। कंपेटेबल ना हो से मुराद। तो फिर हम उसको ऐप को अपडेट करेंगे ना, मतलब रिड्यूसर के अंदर टेस्टिंग नहीं होती लेकिन पूरी एप्लीकेशन की एज अ होल टेस्टिंग होती है। उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जैसे चाय है, जस्ट है, और इस तरह की करके डिफरेंट लाइब्रेरीज है जो हम पूरी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। जी। टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज जैसे वेरिएबल में या स्टेट में हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश के बाद खत्म, उसी तरह ये टेम्परेरी जैसे वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सेशन खत्म साथ ही। सेशन भी खत्म नहीं अगर आपने रिफ्रेश कर दिए तब भी। जैसे इट मतलब स्टोर के अंदर हमारे वेरिएबल्स बने हैं, जैसे सिंपल वेरिएबल्स जैसे सिंपल स्टेट्स हैं, वो सिंपल बनी है। सिर्फ स्टोर का एक फ़ायदा ये है कि स्टोर में डाटा सेव है, कोई भी जाके इजीली गेट कर सकता है और हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ओके मैं लेआउट से पहले पेज को भेजूंगा, पेज से सेक्शन को, सेक्शन से आगे कंपोनेंट को, कंपोनेंट अपने कंपोनेंट को डाटा भेज रहा है, फिर यहाँ से इसी तरह वापस जाकर वो दूसरे कंपोनेंट के पास। इतनी कम्प्लेक्स हायरार्की बनाने के बजाय वो सिंपल क्या करेगा कि स्टोर के पास जाएगा, डाटा गेट करेगा और डिस्प्ले करवा देगा। हाँ बिल्कुल। टॉप ड्रिलिंग का मतलब यही है ना कि मेन एक पेरेंट था, पेरेंट से चाइल्ड प्रॉप्स के थ्रू आ गया, फिर उस चाइल्ड से आगे दोबारा चाइल्ड। एग्जाम्पल अगर हमें लेआउट, लेआउट में पेज डॉट टी एस एक्स, उसके हीरो सेक्शन में यहाँ पर कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें वो डाटा डिस्प्ले, तो अब वो कहाँ से आ रहा है डाटा, लेआउट से पहले पेज में, पेज से हीरो में, हीरो से कंपोनेंट। अब अगर इस कंपोनेंट का भी कोई चाइल्ड कंपोनेंट है तब भी फिर वो आगे काम खराब करे। वो इतना कम्प्लेक्स डाटा, फिर इसको अगर हमें कहीं और अपडेट करना है यहाँ के क्लिक पे, तो फिर यहाँ से ऐसे वापस जाएगा लेआउट तक, लेआउट से फिर इसी तरह प्रॉप ड्रिलिंग करता हुआ किसी दूसरे पेज पे जाए। तो इतनी कम्प्लेक्स हायरार्की बनाने के बजाय हम उसको सिंपल आउट कर रहे हैं कि हम उसे अपडेट कर देंगे स्टोर को, स्टोर से दूसरा पेज इजीली गेट कर। तो पहले 5 कंपोनेंट्स को प्रॉप्स पास करने इधर ताकि डाटा अपडेट किया जा सके, फिर आगे 5 को प्रॉप करने के जो अपडेट हुआ वो शो करवा, वो करवाने के बजाय हमने सिर्फ स्टोर अपडेट किया, स्टोर डिस्प्ले करवा। ओके अच्छा, अब मैंने जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने अभी की कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो इस तरह से काम कर रही है, पेज, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, स्टोर से फिर दूसरे पेजेस गेट कर। रिडक्स जब आई थी ना, रिडक्स ने क्या किया था कि रिडक्स बिल्कुल इसी तरह से काम कर, जो रिडक्स लाइब्रेरी, रिडक्स टूल किट आई तो उसने कहा कि जो आपके सिंपल एक्शन है ना, सॉरी सिंपल रिड्यूसर्स हैं, उनका एक्शन मैं खुद ही बना दूँ। आपको हर एक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कोई रिड्यूसर सिंपल है तो उसका एक्शन मैं खुद ही बना दूँ। सिंपल एक्शन, सिंपल रिड्यूसर क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ साथ चला के भी देखते हैं कि रिडक्स काम कैसे कर। अच्छा जी, गेट स्टार्टेड विद रिडक्स टूल किट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, चूँकि हम लोगों के पास एन एग्जिस्टिंग ऐप है तो हम लोग सिंपली npm इंस्टॉल
हम इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट करना। अच्छा, रिडक्स टूलकिट की लाइब्रेरी तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली। अब उसके बाद इफ़ यू नीड रिएक्ट बाइंड, अब चूंकि ये जो रिडक्स टूलकिट है ये मोस्ट वाइडली जितने भी फ्रेमवर्क्स आए हैं, जैसे एंगुलर है, फिर उसके बाद हमारे पास व्यू है, नेस्ट है, सॉरी नेस्ट बोल रहा हूँ, नेस्ट बैकएंड का है, इसी तरह और भी जितने भी डिफरेंट रिमिक्स है, जितने भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बने हैं जो जावास्क्रिप्ट के टॉप पे बने हैं, उन सब में स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी रिडक्स यूज हो सकती है। तो अब उसको स्पेसिफिकली अगर हम रिएक्ट के साथ बाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रिएक्ट रिडक्स। सॉरी, मेन जो फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है वो @ रिडक्स टूल किट, जो ऊपर हम लोगों ने अभी इंस्टॉल की। लेकिन चूंकि बाइंडिंग करनी है, किस कंपोनेंट को एक्सेस देनी है, वो कंपोनेंट हायरार्की इसमें है, वो रिएक्ट में डिफाइंड है। तो वो रिएक्ट के साथ कंबाइन करने के लिए हमें रिएक्ट रिडक्स यूज, ताकि कंपोनेंट हायरार्की और जो वर्चुअल डॉम है वो इजीली अंडरस्टैंड की जाए। ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या बनाना है, स्टोर बनाना है। तो स्टोर बनाने के लिए कन्फिगर स्टोर, और ये सारे हमें ऑप्शन, क्या चीज़, वेबसाइट नहीं चल रही, ये वाला कनेक्ट है तो इस पर तो चल रही है, वीपीएन, वीपीएन ऑन है। वीपीएन 111 पर यार ऐप, फ्री टू यूज़ है, क्लाउड प्लेयर की तरफ से है, ये विंडोज़ के लिए मैंने डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको कहाँ, किस कन्फिगर में, ब्राउज़र के कन्फिगर में। प्रॉब्लम ये है कि वो करने को कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन एट द एंड हमें नुकसान उसका यही है कि वीपीएन हमें बंद करके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अगर आप 111 कर रहे हो, और उसका नुकसान ये है कि अगर आपने अब की आईडी चला दी, वो बैन है, तो वापसी का रास्ता कोई नहीं। वीपीएन तो हाँ, वो फिर पूरी सेटिंग आप अपने ब्राउजर की चेंज करोगे, ब्राउजर रिस्टार्ट करोगे, फिर आप अपवर्क पे जा रहे हो। वीपीएन का तो ये है कि विद वन क्लिक तकरीबन हमारा काम हो जाता है। क्योंकि सर नवीद की एक ऐसे हुई थी आईडी में, जब हमारा ये फायरवॉल का नया नया इशू था, उस वक्त जब इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चल रहा था, तो इनके बिजनेस डेवलपर ने वीपीएन चला के अपवर्क चला दिया, तो इनकी एक आईडी चली गई। तो ये भी इश्यूज आते हैं। और इसी तरह अच्छा जी, इंस्टॉल रिएक्ट, सॉरी रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स लोगों ने इंस्टॉल कर ली। क्रिएट अ रिडक्स स्टोर, क्रिएट अ रिडक्स स्टोर वो भी बना लेते हैं। उसके लिए ये हमें मिला हुआ है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, अभी हम कॉपी कर लेते हैं और ऐप सोर्स में, सॉरी बंद करेंगे, और यहाँ पर आके हम लोग बना लेते हैं रिडक्स का फोल्डर, और उसमें स्टोर डॉट, तो वो सारा कोड यहाँ। अच्छा जी, कन्फिगर स्टोर करके एक फंक्शन है जो हमें मिल रहा है, जो स्टोर बनाने के काम है। अब
स्टोर बन गया। उसके बाद फिर उसने स्टोर बनाने के लिए क्या एक पैरामीटर लिया है, ऑब्जेक्ट, एक की है रिड्यूसर, और वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब रिड्यूसर क्या है, स्टोर क्या है, ये हमें समझ। जैसे नॉर्मल स्टोर्स होते हैं, अब उन स्टोर में क्या वो दो तरह के स्टोर होते हैं ना। एक तो होता है जहाँ पे हमें डाटा को स्टोर करना है, और एक होता है कि जहाँ पर हमें डाटा फेंकना है, काइंड ऑफ गोदाम जैसे हम बोलते हैं। गोदाम भी मेरा स्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर अलमारी या जो रैक हैं वो बने हुए हैं, और एक तरह का डाटा एक तरह का सामान एक तरफ पड़ा है, एक तरह का सामान एक तरफ पड़ा है, और एक तरह का, जैसे कोल्ड ड्रिंक और डिस्पोजेबल बर्तन है तो वो एक तरफ सारे डिस्पोजेबल बर्तन है, और वो अलग अलग रैक में पड़े हैं कि एक डिस्पोजेबल प्लेट्स एक तरफ, ग्लासेस एक तरफ, स्पून एक तरफ, और बाउल्स वगैरह या जो भी वो एक तरफ है सारी, और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारी एक तरफ पड़ी। अब जो बंदा आया है वो आराम से जाएगा, अगर उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो कोल्ड ड्रिंक उठा के ले आएगा, और अगर उसे डिस्पोजेबल की कोई आइटम चाहिए तो वो डिस्पोजेबल की कोई आइटम। तो अब डिपेंड ये करता है कि अगर हमने सारा कुछ इसी तरह लाया है और फेंकना शुरू कर दिया, एंड पे डिस्पोजेबल की प्लेट्स पड़ी हैं, दरमियान में आधी ड्रिंक्स पड़ी हैं कोक की, फिर कहीं सेवन अप की फेंक दी एक दो पैट, फिर आके वो कोई ग्लास रख दिए, कोई ये रख दी। अब एक तो सामान ख़राब होने का भी खतरा है, और जब हमें सामान को गेट करना है उस वक्त भी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे सेवन अप के पैट करने हैं तो वो दरमियान में कहीं पड़े हैं, दो तीन कोक के ऊपर पड़े हैं, दो तीन कोक के नीचे पड़े हैं। तो इस तरह के मतलब पहले मैं डिस्पोजेबल निकालूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। तो अब उस चीज़ को डिवाइड करने के लिए रैक्स में प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके डाटा रखने के लिए स्टोर के अंदर रिड्यूसर्स बनते हैं। स्टोर स्टोर के अंदर ये इस तरह से रिड्यूसर बनते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल रैक्स बनाते हैं अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए, किचन का सामान, डिफरेंट, हम उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट रिड्यूसर्स बनाएंगे कि ये मेरा रिड्यूसर इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, इस काम के लिए। अब रिड्यूसर कैसे बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक रिड्यूसर बनाए जिसके अंदर मैं सारी लॉजिक लिख रहा हूँ अपने यूजर से रिलेटेड, यूजर का रिड्यूसर। यूजर से रिलेटेड कौन सी हो सकती है लॉजिक, और क्या चीज़ें हो। अब एक तो यूज़र के से रिलेटेड एक पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा ना, यूज़र आईडी, यूज़र का नेम, ईमेल, और फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल, और जो जो चीज़ें हमने उस यूज़र से गेट की हैं वो स्टोर करने के लिए। फिर इसी रिड्यूसर के अंदर अपडेट और सॉरी प्रोफाइल अपडेट का फंक्शन भी होगा कि अगर उसने प्रोफाइल अपडेट किया तो हमें स्टोर में जाके उसका नेम, ईमेल, जो भी चीज़ उसने अपडेट की है वो भी अपडेट करनी है। फिर इसी रिड्यूसर के अंदर लॉग आउट का फंक्शन भी होगा कि अगर लॉग आउट कर दिया तो ये वाला यूज़र का डाटा डिलीट कर दे। तो अगर उसने लॉग आउट कर दिया तो फिर हम उसको ये तो नहीं शो करवा सकते कि वेलकम टॉपर अबू हुरैरा, क्योंकि जब उसने लॉग आउट कर दिया फिर हम उसे लॉगिन का बटन शो करवाएंगे, उसका डाटा डिलीट करना पड़ेगा। फिर इसी जगह पे फिर हम लॉगिन का फंक्शन बनाएंगे कि जब उसने लॉगिन किया, डाटाबेस से डाटा आया तो वो यहाँ पे स्टोर करो इस ऑब्जेक्ट में। साइन अप का फंक्शन होगा, अपडेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, वो सारे के सारे यूजर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस बनेंगे, जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे, वो मैक्सिमम यहाँ पर बनेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल कि भाई जितनी प्रोडक्ट्स टोटल कितनी हैं, इस पेज पर कितनी है। सर जब हम पेजिनेशन लगाते हैं पेज नंबर कितना, ये भी हम रिडक्स के साथ स्टोर कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ आ जाएंगी। कार्ड से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, वो सारे एक अलग अलग रिड्यूसर बनते जाएंगे
ताकि उसकी लॉजिक और वेरिएबल मिला के जितना भी डाटा है वो सारा एक सेपरेट जगह पर रहे, एक जगह इकट्ठा ना हो। तो ऐसे है ना कि यूज़र के 4 फंक्शन तो बनेंगे बनेंगे, लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप और अपडेट या फॉरगेट पासवर्ड। इसी तरह 4 फंक्शन बनेंगे प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट को ऐड करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, और अगर हमें क्या उसका नाम प्रोडक्ट्स गेट करनी है उसका तो खैर कोई ज़्यादा फंक्शन बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम स्पेसिफाइड प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं सर्च करके तो एक फंक्शन बनेगा, तो उसमें डेटाबेस की फिर आगे क्वेरीज लगानी, सारा काम एपीआई कॉल्स करना। फिर अगर हम प्रोडक्ट की चंद स्पेसिफाइड चीज़ें अपडेट कर रहे हैं उसके अलग से फंक्शन बनेगा। तो अब 8 फंक्शन ये हो गए, फिर इन 8 फंक्शन के आगे जितने भी रिलेटेड वेरिएबल हैं प्रोडक्ट के और यूज़र के, फिर आगे इनके लोडर के वेरिएबल, सारी चीज़ें वो सारी की सारी एक ही फाइल में मैनेज करेंगे तो वो बहुत लंबा कोड हो जाए। वो उस कोड को बचाने के लिए हमें रिड्यूसर्स बना रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपनी स्लाइस बना दी, स्लाइस भी बोलते हैं रिडक्स टूलकिट में, कि हमने पूरा जो पिज़्ज़ा था, ये जो पूरा स्टोर था उसके डिफरेंट स्लाइसेस कर लिए हैं ताकि हमारा डाटा और लॉजिक मैनेजेबल रहे। जैसे पूरा पिज़्ज़ा खाना अगर हम लोग एक स्मॉल पिज़्ज़ा लें वो एक बंदा खा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसके 4 पीस करके देते। वो 4 पीस क्यों करके देते? क्योंकि ऐसे पिज़्ज़ा खाना मुश्किल, वो सारा मुंह पे और चीज़ वगैरह और सारी चीज़ें खराब हो जाए, वो उसके पीस करके देते हैं कि आप वो खा। अब स्मॉल पिज़्ज़ा एक बंदा नॉर्मली खाता है, वो पीस करके भी खा लेगा और विदाउट पीस भी खा लेगा, लेकिन पीस करके ये है कि वो ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में खा लेगा, कपड़े वगैरह अपने बचा लेगा, और पूरा अगर खाएगा तो चीज़ वगैरह मुंह पे लग जाएगी और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, दाढ़ी मुंह। तो इसीलिए हम लोगों ने रिड्यूसर या स्लाइसेस बनाने शुरू किए। तो वो कहता है कि जी जितने भी आपने स्लाइस बनाए हैं ना, ये जितने भी रैक बनते जा रहे हैं वो आप यहाँ के हमारे स्टोर में ऐड करते जाए। वो जितने भी हम लोग बनाएंगे वो सारे यहाँ पर ला के ऐड कर, फिर वो यहाँ से उसकी डाटा टाइप डिपेंड बना रहा है कि रूट डाटा टाइप क्या होगी। वो यहाँ से स्टोर डॉट गेट स्टेट, स्टोर की जो भी स्टेट है वो ऑटोमेटिकली उसको गेट करेगा, टाइप ऑफ करेगा जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जैसे टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इतना टाइप ऑफ 1 2 3। तो वो क्या कर रहा है, टाइप ऑफ जो भी स्टोर में डाटा सेव है उसको डाटा टाइप गेट करके रिटर्न टाइप कर रहे हैं, और उसको एक टाइप के वेरिएबल में जो हम लोगों ने टाइप में पढ़ा था वहां सेव कर। इसी तरह स्टोर को डिस्पैच करते वक्त जो हम एक्शन कॉल करेंगे, जो डिस्पैचर होगा हमारा, जो एक्शन को डिस्पैच करेगा, रिड्यूसर को डिस्पैच करेगा, उसकी डाटा टाइप उसने ऐप डिस्पैच डिफाइन कर। लॉग से मुराद ये स्टेट्स बन गए, ठीक है। खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो गया। वो साथ साथ डेटाबेस में भी जाएगा और साथ साथ यहाँ पर भी आएगा, स्टोरेज में भी जाएगा। वो हम लोग जब करेंगे ना कि एपीएस के साथ ये कैसे काम कर रहा है, तो डेटाबेस को भी हम थोड़ा मैनेज करें। बिल्कुल, अब ये सेल हो गई। अब यहीं पर ये इसी चीज़ के लिए मैंने एक लाइन बोली थी कि जो सिंपल एक्शन है वो रिडक्स टूलकिट खुद ही बना देगा, और जहाँ पे हमें कोई डेटाबेस कॉल करनी है, एपीआई करनी है, वहां पर हमें एक्शन खुद बनाना पड़ेगा। सेकंड पे मुराद
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, फ्रंट एंड का रिडक्स ही काम करे। सारे इसी तरीके से काम कर। नहीं मैं मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि आप चाह क्या रहे हैं क्वेश्चन। नहीं मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैंने एक स्टोर बनाया फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्स सेल करने का। स्टूडेंट आया, उसने लॉगिन किया, कोर्स खरीदा और साइन साइन आउट हो गया, पेमेंट कर दी। अब मेरे पास डेटाबेस में तो ये डाटा आके सेव हो जाएगा। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक पूरी प्रॉपर डैशबोर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। दो एप्लीकेशंस बनती हैं। क्लाइंट साइड पे जाता है, वो डेटाबेस हमारी एप्लीकेशन के साथ लिंक होगा और वही डेटाबेस हमारे डैशबोर्ड के साथ लिंक होगा। दो एप्लीकेशन बनते हैं। जब भी ई कॉमर्स में आते हैं तो वो या एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम इतनी फंक्शनलिटी कर देते हैं या दो एप्लीकेशन अलग अलग बनाते हैं। क्लाइंट साइड भी यूज करें अपनी एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ किसी भी ऐप स्टोर में फ्रंट एंड पे इवन डैशबोर्ड में भी यही चल रही है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ जो यूज स्टेट हमने वेरिएबल पढ़ा ना, सिर्फ ये वही काम कर रही है। सिर्फ इसका काम है कि मैंने एक जगह ला के कर दी। सारी डेटाबेस को नहीं, लेकिन जो यूज स्टेट वाला काम था वो इसने संभाल लिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अब उसके बाद रिडक्स प्रो रिएक्ट रिडक्स में से आप लोगों को क्या करना है? प्रोवाइडर अपने रूट फाइल में लेके जाना। अब यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स डॉट टी एस किया हुआ है। ये रिएक्ट में फाइल होती थी हमारे पास। अब चूंकि हम रिडक्स सॉरी नेक्स्ट में आ गए हैं तो हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होगा। वो तरीका क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। हम कंपोनेंट्स में जाके एक फोल्डर बनाएंगे रैपर्स के नाम से। और रिडक्स कंटेनर रिडक्स प्रोवाइडर या कोई भी नेम रख लें, साथ में रिडक्स लगा दें और वहां पर ला के ये वाली लॉजिक हम पेस्ट करना चाहेंगे ये प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास ऐप तो है नहीं, ये ऐप होती थी रिडक्स रिएक्ट में। तो अब हमें क्या करना है कि एक लेआउट वाला कोड बनाना। आर ए सेव। अब वहां पे ये जो प्रोवाइडर है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। प्रोवाइडर और तो हमें एक स्टेट पास करनी है, स्टोर इज इक्वल टू जो हम लोगों ने ये स्टोर बनाया। अब यहाँ पे आके मैं लेआउट और लेआउट से कॉपी कर लूंगा और
अब मैंने क्या किया है कि जैसे लेआउट में क्या था कि जितने भी चिल्ड्रन हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर आकर डिस्प्ले होंगे लेआउट के। अब मैंने वही काम यहाँ पे किया कि भाई जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना रिडक्स के वो यहाँ पर आपने डिस्प्ले करना इस प्रोवाइडर के दरमियान। अब ये काम क्यों किया, क्योंकि जितना भी रिडक्स है वो सारा क्लाइंट साइड यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स, यानी स्क्रीन को री एंटर कर सकते, वो क्लाइंट साइड आ। अब अगर मैं वो प्रोवाइडर यहां पर लगाता तो मुझे इसे यूज क्लाइंट करना पड़ना बाई डिफॉल्ट है, लेकिन नॉर्मल मतलब हम लोगों ने एक ये पाथ वाली यूज पाथ नेम को यूज करने के लिए हम लोगों ने किया था कि अगर हम इसे कर लें तो बाई डिफॉल्ट नहीं हो। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एक कंटेनर बना, मतलब जैसे लेआउट थी ना इसी तरह की हमने एक चाइल्ड लेआउट बना ली है। जैसे हम लोगों ने ये लेआउट पढ़ी थी ना चंद एक दिन पहले कि हम एक राउट ग्रुप के अंदर ही हर पेज के साथ एक एक लेआउट बना सकते हैं। इसी तरह हमने एक लेआउट बनाया है, उसको क्लाइंट साइड पे रेंडर करवा। अब इसका नाम लेआउट डॉट टी एस एक्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं नाम लेआउट डॉट टी एस एक्स रखता तो इसने ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वाली लॉजिक है उसे फॉलो करना शुरू कर देना। इसलिए मैंने इसका नेम अलग रखा है रिडक्स कंटेनर, ताकि ये नेक्स्ट जेएस वाली लॉजिक को ना फॉलो करे, जो लॉजिक मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ रिडक्स के थ्रू वो फॉलो करे। तो अब वो क्या कर रहा है कि भाई जितना भी रिडक्स है उसको उसने प्रोवाइड कर दिए जो जो इसके चिल्ड्रन हो। चिल्ड्रन कौन कौन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज डॉट टी एस एक्स, और मैं यहाँ पर आके रिडक्स कंटेनर, अब जितने टैग रिडक्स कंटेनर पेरेंट टैग, जितने टैग इसके चिल्ड्रन टैग हैं वो सारे उस चिल्ड्रन को फॉलो करें। पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग का यहाँ पर आपको सही समझ आएगा कि जो पेरेंट टैग है वो तो रिडक्स कंटेनर हो गया। अब उसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं वो सारे चाइल्ड हैं। अब वो चाइल्ड ये यहाँ पर आएंगे चिल्ड्रन वाली जगह। अब इस चिल्ड्रन में वो इस प्रोवाइडर के थ्रू इस स्टोर को गेट करें। पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर अब सारी की सारी जितनी भी प्रॉप्स हैं या वो ऑटोमेटिकली पास हो स्टोर के थ्रू। अगर यही कंटेनर में जाकर लेआउट पे दे देता हूँ, बिल्कुल लेआउट पे, तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को यूज क्लाइंट करता है। जो काम वो ये कर रहा है ना प्रोवाइडर, उसने बिल्कुल रूट पे दिया हुआ है रिएक्ट के। तो उस चीज से बचने के लिए मुझे एक अलग से कंटेनर बनाना पड़ा कि भाई पूरी एप्लीकेशन में जितना पोर्शन में चाह एक बटन नैव बार फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे नैव बार में सिर्फ प्रोफाइल वाला बटन ही क्लाइंट को शो करवाना, बाकी पूरा नैव बार भी मुझे सर्वर पे चाहिए, तो आप नैव बार के अंदर जाके सिर्फ प्रोफाइल वाले बटन के डिव को इसके अंदर रैप करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काइंड ऑफ वही function। हाँ नहीं देखो, जैसे अब ये डाटा इज अपडेटेड या कस्टम बटन तो वो वैसे ही आ रहा है। सिर्फ अब डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया है कि
ये वाला अब क्लाइंट साइड पे चला गया क्योंकि ये रिडक्स के रैपर में आ गया, तो वो उसकी जो स्टाइलिंग है वो चीज़ें वो वहीं रहेंगी, लेकिन उसके अंदर की लॉजिक हम रिडक्स के थ्रू कंट्रोल करें। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस, जिसे हम रिड्यूसर बोल रहे हैं उसे हम स्लाइस भी बोल रहे हैं। अच्छा जी, स्लाइस बनाने के लिए रिडक्स और एक फोल्डर बनाएंगे स्लाइस। अच्छा, स्टोर डॉट की फाइल बनाई है, स्लाइसेस का फोल्डर क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्टोर हमारा एक ही है, स्लाइसेस मल्टीपल, तो वो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम स्लाइसेस में तो जो भी स्लाइस जैसे यूजर से रिलेटेड सारी डिटेल है तो यूजर स्लाइस, या अगर आप बात करते हो प्रोडक्ट स्लाइस, डिफरेंट स्लाइसेस, सब लाइक ऐसी है ना, जैसे हम अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा में वो ऑफर करते हैं एक कस्टम मेड पिज़्ज़ा आप करवा सकते हो। अगर आपने एक बिहारी कबाब का करवा लिया है, एक मलाई बोटी का करवा लिया, तो आप उस स्पेसिफिक स्लाइस का नाम लोगों मलाई बोटी स्लाइस या बिहारी कबाब स्लाइस एंड सो ऑन, जो भी आप, अब इसी तरह यहाँ पे हम उसको नेम करेंगे यूज़र स्लाइस, काउंटर स्लाइस, जो भी स्लाइस है। तो मैं अभी के लिए काउंटर स्लाइस डॉट एक फाइल, अब इसके अंदर मैं ये वाला कोड भी कॉपी कर सकता हूँ, और फिलहाल के लिए हम यही कॉपी कर लेते हैं। सिंपल टाइप डिफाइन की हुई है, डेटा टाइप जो हम लोग एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट की डेटा टाइप यही वैल्यू, और उसकी आगे टाइप आगे नंबर, उस बेस पे उन्होंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, जैसे हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे ना टाइप स्क्रिप्ट में, कि उसके ऑब्जेक्ट डाटा टाइप डिफाइन है, उसके अंदर एक की आएगी वैल्यू के नेम से, उसकी डाटा टाइप होगी नंबर, उन्होंने वैल्यू के नेम से की बना के जीरो नंबर सेव करवा बाय डिफॉल्ट। अब नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट रखा है वो भी अभी हम देख लेते हैं इनिशियल स्टेट क्यों। अच्छा, इनिशियल स्टेट वेरिएबल का क्या काम है कि बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज होंगी, जैसे आपने कोई जाके वेबसाइट की www.facebook.com, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो लॉगिन वाली की है वो फॉल्स है, तभी वो आपको लॉगिन की स्क्रीन दिखाएगा, और अगर आप लॉगिन ऑलरेडी तो वो ट्रू करके आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर। तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे हम लोग सेट करें इनिशियल स्टेट। ठीक है जी, हमने इनिशियल स्टेट कर, फिर हमने एक स्लाइस बनाया जिसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर करना पड़ा? क्योंकि अब हमें इस स्लाइस को उठा के अपने स्टोर में लेके जा, स्लाइस और स्टोर अलग अलग जगह पर बने। अब इस स्लाइस को अगर मुझे स्टोर में लेके जाना है तो मुझे किसी ना किसी तरह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं सिर्फ इस क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूंगा तो ये तो फंक्शन कॉल हो रहा है जो बना बनाया, इसको तो नहीं कर सकता, लेकिन जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, और उस वैल्यू को एक्सपोर्ट करके अपने स्टोर में सेट कर रिड्यूसर्स वाले। मेरे स्लाइसर का नेम क्या है, सॉरी स्लाइस का नेम क्या है, काउंटर। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। अब चूंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर ले रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट में नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, की वैल्यू पे कुछ ऐसे हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में डाटा लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में ऐसे ही लिखते हैं डाटा। अब अगर हम लोग के पास की और वैल्यू एग्जैक्टली सेम नेम से वेरिएबल में है,
तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट ने हमारा काम आसान कर दिया कि भाई आपको 2 दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही दफ़ा वेरिएबल का नेम लिख दो, हम खुद ही उसकी की और खुद ही उसकी वैल्यू एडजस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने नेम इनिशियल वैल्यू रखा। अगर हम कुछ इनिशियल स्टेट रखा, अगर हम कुछ और नेम रख देते तो वो जाके हमें की और वैल्यू अलग अलग डिफाइन करने पड़ने थे, और इस तरह से एक ही साथ डिफाइन हो गया। फिर आगे रिड्यूसर्स, जो हमारी स्टेट को अपडेट कर, अच्छा लास्ट वाले को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले ये दो कर लेते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है इंक्रीमेंट का, कि जो हमारी स्टेट में इंक्रीमेंट वाली लॉजिक को हैंडल करे। अगर मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक किया है, इसका काम है ऐड टू कार्ट का जो कार्ट वाला आइकन है टॉप पर नेव बार पे शो हो रहा है, उसके नंबर में एक ऐड करना है, तो ये वो वाली लॉजिक को हैंडल करेगा इंक्रीमेंट। और इसी तरह दूसरा फंक्शन है कि वो स्टेट को डिक्रीमेंट कर। तो रिड्यूसर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन स्टोर करेंगे, वो फंक्शन जो हमारे स्टोर को अपडेट करेंगे। रिड्यूसर का काम क्या था कि वो डायरेक्टली स्टोर को अपडेट कर, डायग्राम से समझे। पेज एक्शन को कॉल करेगा, एक्शन रिड्यूसर, और रिड्यूसर स्टोर। तो अब रिड्यूसर क्या काम कर रहा है, हमारे स्टोर को अपडेट कर। कैसे? तो स्टोर जो इस करंट स्लाइस का स्टेट है वो उसे पैरामीटर में मिल रही है, क्योंकि मल्टीपल स्लाइस हो सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यूजर का, प्रोडक्ट का, प्रॉपर्टीज का, या अब लेकिन जो रिड्यूसर को मिल रहा है वो करंट का मिल रहा है, जिस पेज के अंदर हम लोगों ने वो रिड्यूसर बनाया। अगर हम लोगों ने काउंटर स्लाइस बनाया तो इसको काउंटर स्टेट पैरामीटर में मिल रही है, और उसे वो अपडेट कर रहा है काउंटर स्टेट के अंदर जो वैल्यू है उसे अपडेट करके वो वन कर, इसी तरह उसे वो माइनस करके वन कर। डिक्रीमेंट का फंक्शन है, हमने डिक्रीमेंट का बनाया है ना, वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है ना कि हमने क्या करवाना है। अभी तो हम सिंपल प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्या स्टेट हमारी अपडेट हो भी रही है नहीं हो रही, ये तो हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हमने एट द एंड क्या करवाना है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, स्टेट अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है, एप्लीकेशन का वर्क फ्लो क्या है। कोई प्रोडक्ट हमसे डबल ऐड हो गई गलती से, या नहीं लेनी है, वो बजट नहीं मान रहा, सो इशूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें डिक्रीमेंट करना पड़ जाता है। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कैसे काम। अच्छा जी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अकाउंट, तीन ही रिड्यूसर है। रिड्यूसर्स के अंदर हम लोगों ने ये तीन फंक्शन बनाए। ये कोड हम लोगों ने मतलब कॉपी पेस्ट किया या खुद लिखा, ऑब्वियस बात है, लेकिन हमें कोड लिखना पड़ा। जैसे डेवलपर का कॉपी कर लिया या हमने खुद लिखा, तो हमें लेकिन कोड लिखना पड़ा। हाँ, और कोई कोड नहीं है, कोड यही है मिनिमम। लेकिन अब उसने इसके ऑटोमेटिकली एक्शंस बना दिए। एक्शन क्रिएटर आर जनरेटेड फॉर ईच केस रिड्यूसर फंक्शन। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय एक्शन, तीन रिड्यूसर थे, ऑटोमेटिकली उनके एक्शंस बने और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर दिए। अब हमने कहीं पर भी एक्शन का कोड नहीं लिखा, पहले हमें एक्शन का कोड अलग से लिखना पड़ता था, रिड्यूसर का कोड अलग से लिखना पड़ता था, फिर जाके हम ये काम करते। अब उसने चूंकि सिंपल एक्शन था कि वो आगे रिड्यूसर को समझाए, हम डेटाबेस में कहीं पर भी डाटा ऐड नहीं कर रहे, वो सिंपल आगे समझाया और हो गया। तो उसने वो उसके एक्शंस बना दिए ऑटोमेटिकली, जो रिड्यूसर को आगे डिस्पैच करें। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, हमने काउंटर स्लाइस के अंदर जो एक्शन थे उन्हें भी एक्सपोर्ट कर दिया, और जो रिड्यूसर था वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। रिड्यूसर एक क्यों था? क्योंकि हमने रिड्यूसर का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसी के अंदर सारे हमने नेस्ट कर दिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे के सारे रिड्यूसर, अब वही रिड्यूसर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है और ये एक्सपोर्ट कर दी।
जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करके काउंटर और और जो स्टोर था, अब हमने उसके अंदर जो हमने स्लाइस बनाया था वो स्टोर में हमने ऐड कर दिया कि भाई ये हमारा रैक था, ये हमारी उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, इंक्रीमेंट पे 1 ऐड हो जाएगा, डिक्रीमेंट पे ये हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये इतना के एक रिड्यूसर है कि हम ऐड कर। अब रिड्यूसर के आगे हमें उसका नेम देना पड़ा और की वैल्यू देनी पड़ी। अब मैं इसी पेज डॉट टी एस एक्स में आ जाता हूँ और पेज डॉट टी एस एक्स में आके एक और कंपोनेंट मिला लेंगे, कस्टम बटन के अंदर ही कर लें सारा। तो कस्टम बटन के अंदर कस्टम बटन कस्टम बटन तो हम लोग पास ने यहाँ पर हम एक div बना लेते हैं, के अंदर हमारा डाटा जो इनिशियल स्टेट है वो शो हो। अब वो शो होने के लिए जो काम हमने किया, काउंटर काउंटर रिड्यूसर और अब वो शो हमें डाटा कर। अब चूंकि इसका पेरेंट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ क्लाइंट है तो हमें यूज़ क्लाइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लगा भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजू का ये प्रॉब्लम कर जाता है नेक्स्ट केस, इसलिए हम लगाना ज़्यादा भी। अब गेट करने के लिए हम वो यहाँ पे वो शो करवाएं, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू। अब चूंकि हमें सिलेक्ट करना है कि हमें अरे ये वाला पूरा स्टोर है उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन मिलता है रिडक्स की तरफ से ही, यूज सेलेक्ट रिडक्स। ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, उस कॉल बैक फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम कोई भी नाम से हमें मिलेगा एक स्टोर जो हमने एज प्रोवाइडर में पास किया ना, स्टोर इज इक्वल टू स्टोर, ये वाला स्टोर ये हमें मिलेगा यहाँ पर एज पैरामीटर। जैसे मैप में चला रहे हैं तो पहले वेरिएबल में हमें वैल्यू मिलती है, दूसरे में इंडेक्स मिलता है, इसी तरह हमें यहाँ पर मिलेगा स्टोर। अब मैं उसका नाम रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी, यानी कुछ भी हम उसका नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जी। अभी हमारा स्टोर, स्टोर के अंदर काउंटर डॉट और इसकी डाटा टाइप हम स्टोर हमें यहाँ पर मिलेगा। अब जो नाम हमने स्टोर का इस पैरामीटर में रख दिया वही फिर हम आगे यूज़ करेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे उसका नाम रख देता हूँ स्टोर, फिर हम स्टोर डॉट करें। अब मैंने चूँकि एक्स वाई जी रखा है, एक्स वाई जी डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, अब वो वैल्यू रिटर्न करके इस नंबर में आ गई और
ये हमारे पास है। अब मैं एक बटन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए। ये फंक्शन तो हमारे पास ये है, बटन ऐड और डिडक्ट। पेज देने के लिए वो हम देख लेते हैं गेट और बटन की स्टाइलिंग अभी के लिए रहने देते हैं, तो वो हमें आते काफ़ी आते। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ऐड के बटन के जब ऊपर ऑन क्लिक हो, एक्शन डिस्पैच हो, फिर वो रिड्यूसर को कॉल करे और फिर आगे हमारी वैल्यू अपडेट। यही हमारी है ना कि पेज में जो भी कंपोनेंट कॉल करेगा वो एक्शन को कॉल करे, वो डायरेक्ट रिड्यूसर को कॉल नहीं कर सकता और वो फिर आगे स्टोर को गए। अब हमें क्या करना है, ऑन क्लिक डिस्पैच। अच्छा, डिस्पैच करने के लिए भी हमें कॉन्स्ट डिस्पैच और एक हुक मिलती है यूज्ड डिस्पैच। और यहाँ पर आके डिस्पैच और इसमें हम वो वैल्यू पास या फंक्शन पास कर देंगे जो हम डिस्पैच करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट तो अब उसने बाय डिफॉल्ट हमें खुद ही एरर दे दिया, पेल और अनडिफाइंड और ये सारी चीज़ें। अब इस एरर का मतलब क्या है कि आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो राउंड ब्रैकेट। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक राउंड ब्रैकेट लगा, जब एक एरो फंक्शन बना लिया। अब अगर हम इसे कर रहे हैं तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई मैंने ऐड में जाके इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ये वाला इंक्रीमेंट पर आया और इस इंक्रीमेंट ने इस पे और +1 वैल्यू ऐड। और इसी तरह अगर मुझे डिस्पैच सॉरी वो करना है, डिडक्ट करना है, कोई कॉपी और पेस्ट करके अभी हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ है, पहला राउंड। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ या यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। तो वो भी रोका जा सकता है, कोई मसला नहीं है कि अगर हमें रोकना है तो हम यहाँ पे आके कंडीशन लगा देते हैं कि तो कंटेनर और साइज इफ स्टेट वैल्यू माइनस इज लेस देन, हाँ सॉरी, ग्रेटर देन 0 है ये चले, अदरवाइज वो हम रोक सकते हैं। अब ये काम हम उसके लिए करेंगे। है ना। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक स्टोर बनाया, उस स्टोर में एक स्लाइस बनाया काउंटर स्लाइस के नाम, बल्कि हमने स्लाइस बनाया एक अलग फाइल में। ये था हमारा स्टोर।
फिर हमने इस काउंटर स्लैश को स्टोर में ऐड कर, फिर इस स्टोर को हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक कंटेनर बनाया। प्रोवाइड तो और फिर इस कंटेनर को हमने यूज किया नहीं नहीं नहीं, रिडक्स हमें जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो जितना डाटा है वो एक स्टोर में ला के रख रहा है ताकि हर कंपोनेंट उसे यूज कर सके। अब चूंकि हम लोग ज़्यादातर एग्जांपल्स देखते हैं रिडक्स की, तो हमें रिडक्स का ही आइडिया है। सॉरी, ई कॉमर्स की तो उसका ई कॉमर्स का ही ज़्यादा है। मैं इसकी एक और एग्जांपल मैं एक इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल, रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग और जाके ऑर्डर करते हैं जो भी उनका काउंटर है। अगर क्या से कहते, एक दो तरह के रेस्टोरेंट हैं, एक तो जो वेटर आते हैं हमसे ऑर्डर लेते हैं, और एक होता है कि हम खुद जाके काउंटर पर ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मिस्टर विंग्स अगर किसी ने विजिट किया तो वहाँ पे हमें खुद ऑर्डर देना पड़ता है, या डॉक्टर सोसी पे भी, मिस्टर विंग्स पे भी, और KFC, मैकडोनल्ड, रेंचर्स, इस तरह मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें खुद जाके ऑर्डर देना पड़ता है। जब आप खुद ऑर्डर देते हो ना तो आपने ये चीज़ फील की होगी कि वो अपने सिस्टम पे वैल्यू ऐड करता जाता है और एंटर प्रिंट करता है, तो एक बिल प्रिंट होकर आपके पास आ जाता है। आपने बिल पे किया, आपको वापस दे दी। अब वो कोई भी रिसीट पीछे किचन में नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली एक ही जगह से उसके पास डाटा चला जाएगा किचन वाले के पास कि भाई ये ऑर्डर आया है, इसे तैयार कर। फिर वो ऑर्डर नंबर आपके साथ वो स्क्रीन पर शो हो रहा होता है KFC पर। KFC पे तो मैंने खुद किया, मैकडोनल्ड्स पे, KFC पे अक्सर जगह। नहीं, वो लिखते नहीं है, वो एक बटन प्रेस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ओवन से अगर हमने पिज़्ज़ा निकाल लिया, कंप्यूटर को ये थोड़ी पता लगेगा कि ओवन से पिज़्ज़ा ऑर्डर नंबर 22 का निकला है, या जो बर्गर का जो सिंगर निकला है वो ऑर्डर 22 का निकला है। नहीं, काउंटर नहीं लगा सकते ना। जैसे फॉर एग्जांपल KFC की एक वाइड रेंज है, जैसे चिकन कैंटकी बर्गर है, क्रंच बर्गर है, जिंगर बर्गर है, फिर उसके बाद उसके क्या है, जिंगर की बकेट है, फ्राइज हैं, फिर चीज़ें हैं। अब मैं वहाँ जाके जिंगर की बकेट ले लेता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो विंग्स वगैरह ही खाने हैं, आज विंग्स खाने का मूड है, मैं विंग्स ले रहा हूँ। तो वो अब जहाँ पर विंग्स फ्राई हो रहे हैं या विंग्स बन रहे हैं, अब उसी ओवन में मेरा ख्याल बोनलेस वाला नहीं बनेगा। या अगर आप किसी और जगह जाओ जैसे चंक एंड चीज़ है या स्टोन ओव है, वो अब बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों ऑफर कर रहे हैं। अब एक ही ओवन में बर्गर और एक ही ओवन में पिज़्ज़ा तो नहीं बन सकता, चलिए अलग अलग है। या अगर आप किसी और रेस्टोरेंट पे जाओ जहाँ पर देसी और फास्ट मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग स्वान है बुलेवार्ड मॉल में, वहाँ पर वो आपको चाइनीज़ डिशेस भी दे रहे हैं और साथ में और भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चाइनीज़ डिश में अगर हम लोग एग फ्राइड राइस लेते हैं और साथ में कोई चिकन की डिश ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैलापेनो चिकन या कोई इस तरह का, अब वो अलग ओवन में बन रहा है, ये अलग ओवन में बन रहा है।
या अलग जगह बन रहा है? ऑब्वियसली बात है कि एग फ्राइड राइस या जो चावल है वो और जैलापेनो चिकन वो एक जगह नहीं बन सकता। या अभी मुझे आइडिया नहीं कि वो रेशमी कबाब ऑफर करते हैं या नहीं करते, जो वहाँ पे खाए नहीं है। तो अगर कोई ये फॉर एग्जांपल सिल्वर स्पून की एग्जांपल लें तो वहाँ पर वो कबाब भी ऑफर कर रहे हैं और साथ में रोटी भी ऑफर कर रहे हैं। तो क्या रोटी और कबाब एक ही जगह पर बनेंगे? अलग अलग उसका वो होगा ना। और किचन तो बेशक एक ही हो सकता है, लेकिन जो चूल्हा है या वो अलग अलग है। कबाब बनाने के लिए वो आपको सीख और क्या से कहते हैं, अंगीठी, सीख और अंगीठी चाहिए, लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको तंदूर चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो KFC पे भी ऐसे ही है कि जब वो ऑर्डर नंबर आपका लग जाता है वो एक बटन के ऊपर प्रेस कर देते हैं, जब ज़्यादा ऑर्डर हो जाए तो वो फिर खड़े होकर आवाज़ भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो डॉक्टर सोसी में आपको एक वो अलार्म सा दे देते हैं, वो अलार्म बोलना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन अगर हम कोई काम करना चाहें इस तरह का सेंसर वाला तो वो भी किया जा सकता है वो, लेकिन डिपेंड करता है ना कि अब उस सेंसर की कंपेटिबिलिटी क्या है। जापान में या नहीं, आई थिंक जापान या चाइना में एक ऐसा स्टोर उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है कि वो कैमरास तो CCTV लगे हैं लेकिन उन्होंने अपडेट किया है वेटर या जो वो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है और उसका फेस स्माइलिंग है या नहीं, ताकि वो जो रिव्यूज और सारी चीज़ें अगर उसका फेस स्माइलिंग है ये तो कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो रूड बात कर रहा है तो उसके फेस से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाती है।